हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और इस क्रम में हमने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स एक्चुअली होते क्या हैं। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द हाई वैल्यू ऑफ करंट एंड हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हमारे होते हैं वो हाई वैल्यू ऑफ करंट और हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे बेसिकली दो प्रकार के मैंने बताया, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, current transformer is used to determine or to calculate high value of current in the order of 1000, 2000, 4000 up to 5000 एम्पियर। और वहीं पे जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट हाई वोल्टेज 125 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, but that means high value of voltage which is not we are able to calculate from the ordinary ammeter and ordinary voltmeter। मतलब किसी ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर से या ऑर्डिनरी एमीटर से इस हाई वैल्यूज को हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में कि आपको बेसिकली एक ट्रांसफार्मर को दिमाग में रखना है, एक ट्रांसफार्मर को दिमाग में रखना है और इस ट्रांसफार्मर में दो चीजें आपको याद रखनी है। एक है प्राइमरी साइड एक ट्रांसफार्मर का, दूसरा है सेकेंडरी साइड। ऑलराइट, प्राइमरी साइड में भी हमारी एक वाइंडिंग्स होंगी कुछ इस प्रकार से, और सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग होगी कुछ इस प्रकार से। और इस वाइंडिंग को हम लोगों ने N1 N2 करके नाम भी दिया था कि अगर पहले साइड की वाइंडिंग N1 है, दूसरे साइड की वाइंडिंग N2 है, तो हम यहाँ से N1 और N2 कह सकते हैं। पहले साइड हमने वोल्टेज दिया है V1, करंट है यहाँ पे I1, तो यहाँ है वोल्टेज V2 सेकेंडरी में और करंट वहां पे हो जाएगी I2। और हमने कहा था कि एक ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड दैट इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हिंदी में अगर बेटा बोले तो स्टेप अप को बोलते हैं ऊंचाई परिणाम मित्र, स्टेप अप को बोलते हैं ऊंचाई, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, ऊंचाई परिणाम मित्र। ठीक है, ये होता है स्टेप अप, और जो स्टेप डाउन होता है वो होता है अपचाई। ऑलराइट, अपचाई, अपचय मतलब ही होता है कम होना या रिड्यूस होना। अपचयन पढ़े होंगे आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी अपचयन अभिक्रिया के बारे में सुना होगा इस शब्द को। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए इंग्लिश का हिंदी, और ये होता है स्टेप डाउन के लिए। तो हम किसी ट्रांसफार्मर को कैसे कह सकते हैं या किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हमने जहां सप्लाई दी है वो कम है, तो हम कहेंगे N2 में अगर ज्यादा है मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है जहां पे, वहां पे वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि ऊंचाई, स्टेप
अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को आपको रहेगा कि जहां वोल्टेज का मान बढ़ता है वहां करंट का मान स्टेप अप में घटता है। रिलेशन मैंने पढ़ा दिया आपको, I1 अपॉन N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, तो वहां से भी समझ सकते हैं आप। सेकंड है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हिंदी में कहते हैं अपचाई परिणामित। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी के हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू सेकेंडरी के। और यहां से हम फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 के ज्यादा है, ठीक है, तो आउटपुट में वोल्टेज हमको कम मिलेगा, मतलब वोल्टेज का मान यहाँ पे हो जाएगा कम, करंट का मान हो जाएगा ज्यादा, तो हम कहते हैं इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिक सी चीज कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आज देखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक सी बातें कि कैसे मेजरमेंट यहाँ होता है। तो पहला पॉइंट ये है पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में कि यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है। किसी भी बेसिक्स क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल या कहीं भी कंपटीशन देते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में कि यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि जहां करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता था, वहीं पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। करते क्या है कि एक कुंडली है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लिया हमने, इसका ये कोर ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है इस पे। देखो मैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 में ज्यादा दिखाया है और N2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाया है। क्यों? क्योंकि यह मैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां का वोल्टेज है V1, यहां जो बहने वाली करंट है यह I1। ठीक है, और यहां पे आपको वोल्टेज है V2, यहां बहने वाली करंट है I2। ठीक है, अब सपोज आपको इस ट्रांसफार्मर से हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मापना है, मतलब वोल्टेज का उच्च मान नापना है। हमको नहीं पता कितना है, बट हमको इतना जरूर पता है कि हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। ठीक है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000 वोल्ट तक की वोल्टेज है। तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज जो लाइन, सपोज कोई लाइन जा रही है हाई वोल्टेज को, हमने इसको कनेक्ट कर दिया उसके साथ। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया, और सेकेंडरी साइड में हमने क्या किया कि एक वोल्टमीटर के माध्यम से एक वोल्टमीटर लगा दिया, सेकेंडरी साइड में एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, मान लो यहां पे जो भी वोल्टेज है प्राइमरी साइड में, जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी कि वो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज V2 है, तो इसका सीधी सी बात है कि V1 का मान बहुत ज्यादा होगा V2 से। ये बात तो समझ में आती होगी कि V1 का मान V2 से ज्यादा है, क्योंकि N1 का मान भी N2 से ज्यादा है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि यह जो वोल्टेज V1 है यह घट जाएगा जब यहां पे पहुंचेगा सेकेंडरी में। यानी कि यहां जो भी सप्लाई से हम माध्यम से वोल्टेज ले रहे थे, इस वोल्टेज का, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा,
इस वोल्टेज का घटा हुआ मान यानी कि स्टेप डाउन हो करके वो सेकेंडरी में पहुंचेगा, और उस सेकेंडरी में चूंकि घटे हुए मान के साथ पहुंचेगा, तो हम एक वोल्टमीटर चूंकि लगाए हैं, तो इस वोल्टमीटर के माध्यम से इस वोल्टेज के घटे हुए मान को माप कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस वोल्टेज के मान को हमने मेजर कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको कितना वोल्टेज था ये नहीं पता, लेकिन अभी कितना वोल्टेज मिल रहा है सेकेंडरी साइड में ये आपको पता है। आपको जब V2 का मान पता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर आपको V2 का मान पता है यानी कि वोल्टमीटर की रीडिंग आपको पता है, और जब वोल्टमीटर की रीडिंग पता है, V2 का मान पता है, तो हम कह सकते हैं कि हमको N1 और N2 का मान अगर पता हो तो V1 का मान हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज को हम समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो वही चीज है, हमें पता है कि N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 होता है। अब सपोज हम मान लेते हैं कि चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था तो N1 का मान बहुत ज्यादा होगा, मान लिया 1000 है, और N2 का मान कम होगा, मान लिया 10 है। ये हमने मान लिया समझने के लिए। तो V1 का मान हमको नहीं पता, V2 का मान मान लो आया है 40 वोल्ट। मान लो V2 जो हमारा सेकेंडरी साइड में लगा था, ये V2 यहाँ मान लो 40 वोल्ट आया है, यहाँ पे 40 वोल्ट आया है, क्योंकि ये आप माप वोल्टमीटर से द्वारा इस 40 वोल्ट को मापा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। अब क्या करें, इसको कैलकुलेट हमने किया तो हमको मिला, ये खत्म हुआ और V1 का मान मिल गया आपको 40 गुणे 100 यानी कि 4000 वोल्ट। तो यहां पे कितनी सप्लाई आ रही थी V1 में, 4000 वोल्ट। क्या इस 4000 वोल्ट को आपने डायरेक्टली मेजर किया है? तो आप आंसर दोगे नहीं। इस 4000 वोल्ट को हमने डायरेक्ट मेजर नहीं किया है। हमने क्या किया है कि इस 4000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, और उस 40 वोल्ट के द्वारा हमको ये पता चल गया कि प्राइमरी में हमारी जो करंट, हमारा जो वोल्टेज का मान है वो 4000 वोल्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट कि आपने सीधे कनेक्शन दिया और आपको आंसर पता चल गया कि इतना है। बट मैंने पहले भी बताया कि इतनी ज्यादा वोल्टेज को आप किसी भी ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से माप नहीं सकते हो, किसी नॉर्मल वोल्टमीटर से, या करंट के मान को भी आप किसी नॉर्मल एमीटर से माप नहीं सकते हो। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सहायता लेनी पड़ती है, और इस तरह की वैल्यू या इस तरह के मान को हम कहते हैं इनडायरेक्ट, एक तरह का इनडायरेक्ट मेजरमेंट का प्रकार हुआ। यहां से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि 4000 वोल्ट माप कैसे हो रहा है। तो सारा का सारा खेल, चाहे वो करंट ट्रांसफार्मर का है या फिर वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का है, सारा का सारा खेल है ट्रांसफार्मर के टाइप का। और उसमें भी सबसे जरूरी है N1 अपॉन N2 के रेशियो का। इसीलिए N1 अपॉन N2 को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और अगर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात है तो यहां इसको बोलते हैं कि पीटी रेशियो। पी मतलब पोटेंशियल, टी मतलब ट्रांसफार्मर, तो पीटी रेशियो कहते हैं, या पीटी अनुपात, या विभव विभव परिणामित्र अनुपात। ठीक है, विभव परिणामित्र अनुपात किसको बोलते हैं? N1 अपॉन N2 को। ठीक है, ये सब वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं, आपके यूट्यूब पे भी है, आप वहां भी इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद
एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, ठीक है, अगर कुछ दिख जाता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया इस चैप्टर में, मैंने आपको शंट बता दिया है। अब आपको शंट के क्वेश्चन लग जाने चाहिए, शंट के न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। इवन शंट के से कोई भी क्वेश्चन आता है एमीटर के लिए रेंज को बढ़ाने के बारे में, तो आप इसको कर लेंगे। फिर मैंने आपको मल्टीप्लायर बता दिया, मल्टीप्लायर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बता दिया है, मैंने आपको सीटी और पीटी के बारे में बता दिया है, सीटी और पीटी के बारे में बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे, तो आगे हमको पढ़ना है, हमारी चैप्टर जो शुरू होता है, एक मिनट, जो हम पढ़ेंगे, हमने एक रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखा, और उसमें भी बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार देखा। वहां से हमने अपनी कहानी शुरू की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट, एम आई, एम सी, और भी एमीटर, वोल्ट मीटर, ये हमने पढ़ना शुरू किया। और उसमें अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, सब कुछ हमने देखा। अब हम आएंगे एक कदम आगे, और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग शक्ति के मापन के बारे में, यानी कि वैद्युत शक्ति जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर, सिर्फ पावर आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर हम जब मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस को या उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है वॉट मीटर। क्या बोला जाता है? वॉट मीटर, ठीक है, वॉट मीटर। करंट नापने वाले डिवाइस को एमीटर, वोल्टेज नापने वाले डिवाइस को या इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर, उसी प्रकार से इसे मापने वाले यानी कि पावर को मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को वॉट मीटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है, मैं इलेक्ट्रिकल पावर को शॉर्ट में ई डॉट पी लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, तो आप समझ जाना मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूं। ई फॉर इलेक्ट्रिकल एंड पी फॉर पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, आपने पढ़ा होगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वॉट, तो ये शब्द वॉट मीटर वहीं से आया है, ठीक है। और ये वॉट का नाम कहां से आया था? जेम्स वॉट, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल पावर यानी भाप से शक्ति की खोज की थी, तो उनके नाम पे ये वॉट यूनिट पड़ी थी। तो ये सब तो खैर फिजिक्स की बात हो जाएगी। हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि आज हम देखते हैं कि जो हमारा वॉट मीटर है उसके बारे में क्या होता है। वॉटमीटर से हम किसका मापन करते हैं? वॉटमीटर से हम शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का मापन करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल पावर को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये होता क्या है? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर मैथमेटिकली बात करूं तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में होता है? ये होता है डीसी पावर के केस में, क्योंकि पावर दो प्रकार की, जो हमारे पास डिवाइस दो प्रकार का है, हमारे पास सप्लाई दो प्रकार का है, तो पावर भी दो प्रकार का होगा। तो डीसी पावर के केस में P इक्वल टू V इंटू आई होता है। अगर हम बात करें एसी पावर की, तो P इक्वल टू V इंटू आई और कॉस फाइव, P इंटू आई कॉस फाइव, और इसे कहते हैं एसी पावर का फॉर्मूला। तो यहां पे एक शब्द आया कॉस फाइव, बहुत से लोग परिचित होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। इस कॉस फाइव को बेटा हम बोलते थे पावर फैक्टर। देखो सब कुछ वहीं से क्लियर होगा। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर।
तो पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एसी के कैलकुलेशन में, या जब भी हम एसी पढ़ेंगे। तो आपने जब फर्स्ट ईयर में अपने वीडियोज देखे या शुरू किया पढ़ना, तो हम लोग यानी कि थर्ड या फोर्थ यूनिट से एसी सर्किट के बारे में पढ़े, तो वहां से पावर फैक्टर वर्ड आने लगा था। तो आगे जब भी आप मेजरमेंट हुआ, या अभी आप डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन में, लेकिन जैसे ही आप एसी मशीन पढ़ने जाओगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर। फिर जैसे ही आप पावर सिस्टम के बारे में देखोगे, आगे यूनिट्स में जब आगे क्लासेस में पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है पावर फैक्टर का। ठीक है, तो पावर फैक्टर में बेसिकली होता क्या है, अगर एक लाइन में बोली जाए कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो पावर के जो इसे हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है, तो शक्ति क्या है, पावर क्या है, V इंटू आई। ठीक है, तो वह फैक्टर जो पावर के वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है, बेसिकली पावर की जो वैल्यू है उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको घटाना या उसका बढ़ाना इसी के हाथ में है। मैं कहूं कि cos फाई का मान 0 कर दो, तो पावर का मान कितना हो जाएगा? 0। cos फाई का मान मैक्सिमम कर दो, तो पावर का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बात समझ रहे हो? भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म में, तो 0 ही तो होगा। अगर cos पाई का मान हमने 0 रख दिया, तो पावर का मान 0 हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है पावर फैक्टर हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे फाई का मान है, वो फाई है क्या? आप हमेशा याद रखना, फाई कुछ नहीं है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। अब ये फेज वर्ड कहां पे आता है? एसी में ही आता है। डीसी में तो हम फेज की बात करते ही नहीं है। डीसी में तो सिर्फ और सिर्फ हम एक वायर की बात करते हैं और एक न्यूट्रल की बात कर लो, यानी कि दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल की बात करते हैं। डीसी में हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे आपका सेल होता है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यही बात करते हैं। लेकिन फेज वर्ड का इस्तेमाल हम एसी के लिए करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं कि 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा सही है, और आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि कोई फेज वर्ड है ना, कोई फेज वर्ड है, कोई पावर फैक्टर वर्ड है, तो आप सीधी सी बात समझ जाओगे कि अगर ऑप्शन में कहीं डीसी लिखा है, तो वो तो बिल्कुल उसका आंसर नहीं हो सकता। अगर 4 ऑप्शन है, तो जहां डीसी लिखा है आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो मान लो वोल्टेज, सपोज ये वोल्टेज है, ये करंट है। फेजर डायग्राम बनाते थे ना, फेजर डायग्राम आपने सीखा होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने फेजर डायग्राम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जब आपने आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट पढ़ा था, तो वहां फेजर डायग्राम पढ़ा होगा। तो बीच का एंगल होता है इसके फाई। तो ये होता है पावर फैक्टर का कंसिडरेशन में चीज। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अपने सब्जेक्ट में आते हैं, तो हमें जो पावर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, वो बेसिकली बेटा 3 टाइप का होता है। और ये तीनों टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। चाहे मैं एग्जाम की जब बात कर रहा हूं, तो सेमेस्टर एज वेल एज योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं दिमाग में रख के बोलता हूं। ठीक है, तो 3 तरह के पावर होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है एपरेंट पावर, एक होता है एपरेंट पावर, एक होता है दूसरा। फर्स्ट है एपरेंट पावर, दूसरा है ट्रू पावर, ट्रू पावर, और थर्ड होता है, या इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर को भी कहते हैं और इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं।
एक्टिव पावर। और ये होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ऑलराइट। हिंदी में अगर बेटा मैं सबका नाम अगर बताऊं तो एपेरेंट पावर को बोलते हैं, एपेरेंट मतलब एक देखो, एपेरेंट कैसे याद करते हैं, आभास, आभास, एपेरेंट आ रहा है मतलब नजर आ रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है, दृश्य हो रहा है। तो अपीयर या दृश्य से इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम हिंदी में, ये एक तरह का आभासी होता है, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, ठीक है, एपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति, ठीक है। एपरेंट यानी कि अपीयरेंस से है, अपीयरेंस मतलब नजर आ रहा है, तो आभासी रूप से नजर आ रहा है, तो ऐसे याद करो, एपरेंट, आभासी शक्ति। ट्रू पावर की बात करें या एक्टिव पावर की बात करें तो इसको हम कहते हैं वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। और तीसरे की बात करें रिएक्टिव पावर, तो इसको बोलते हैं प्रतिघाती, प्रति, रिएक्टिव प्रतिघाती, तो प्रतिघातित शक्ति, प्रतिघातित शक्ति, ठीक है। और भी नाम कहते हैं, ठीक है, वास्तविक को ट्रू पावर कहते हैं, यानी सत्य शक्ति भी कह सकते हो, ठीक है। एक्टिव पावर मतलब कि सक्रिय शक्ति भी कह सकते हो, इसको अक्रिय शक्ति कह सकते हो, रिएक्टिव को अक्रिय कह सकते हो, अक्रिय। और वास्तविक को एक नाम और कह सकते हो, सक्रिय। समझ रहे हो, एक्टिव से क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। तो किसी भी नाम से हो सकता है, आपको सेंस समझ में आना चाहिए। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, आते हैं आगे। एक्टिव, रिएक्टिव और एपेरेंट पावर, ये तीनों का आपस में रिलेशन होता है। और जो टोटल पावर, देखो एक्टिव पावर क्या होता है, मान लो एक्टिव पावर को हम बोलते हैं कि वह पावर, ठीक है, वह पावर जिसके द्वारा मेन कंजम्पशन होता है, यानी कि जो मेन कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा एक्टिव पावर होता है, ठीक है। वो हमारा रियल पावर, जैसे हमारे घर पे बिजली चल रही है तो हम फैन चलाते हैं, मोटर है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो जिस पावर का कंजम्पशन वहां पे हो रहा है वो एक्टिव पावर है, वो रियल पावर है। एक्टिव पावर को रियल पावर भी कहते हैं, ठीक है, एक्टिव पावर को रियल पावर भी कहते हैं, वो असली पावर है। तो असली पावर जो कंज्यूम करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। आपने यही पढ़ा है ना, हमारे पास घरों में 20 वाट का बल्ब लगा है, 100 वाट का बल्ब लगा है, यही तो पढ़ते हो। हाँ, इतने वाट का टीवी है, इतने वाट का मोटर है। तो ये हमारा रियल पावर होता है, एक्टिव पावर होता है, ठीक है, ये ट्रू पावर होता है, मैं इसको ट्रू पावर लिखता हूं। और दूसरा क्या होता है, ट्रू पावर को मैं पी लिखता हूं, ठीक है, ट्रू पावर को मैं पी लिख रहा हूं, ओके, पी। रिएक्टिव पावर क्या होता है, वह पावर जिसका कोई अर्थ नहीं होता, होता तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता शक्ति के मापन में, यानी कि उसमें वॉट नहीं होता है, उसमें वॉट नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वाट हानि या वॉटलेस पावर, ठीक है। वॉट हीन शक्ति कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वॉट हीन, वॉटलेस यानी कि वॉट हीन शक्ति। कौन सा पावर, रिएक्टिव पावर जो होता है, रिएक्टिव पावर को मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से, ठीक है। और इनका योग जो होता है वो होता है टोटल पावर, ठीक है। इनका जो योग होता है वो होता है टोटल पावर, जो हमको नजर आता है, और उसे हम बोलते हैं आभासी शक्ति, आभासी
भासी शक्ति, ठीक है, इनका योग होता है एक्टिव पावर, और उसे हम बोलते हैं एपरेंट पावर, और मैं इसको डोनेट करता हूं एस से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एस इक्वल टू होता क्या है, एस स्क्वायर बराबर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना चाहिए कि टोटल पावर मतलब ये हमारा क्या है, टोटल पावर है, आभासी शक्ति है, यह एक्टिव पावर के स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के बराबर होती है। या मैं कहूं इसको तो हम लिख सकते हैं S इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम P के बारे में लिखें कि P क्या होता है, तो P बराबर होता है, P को हमने कहा कौन सा पावर, एक्टिव पावर, यानी कि वास्तविक शक्ति, और इसको हम लिखते हैं वी आई कॉस फाई। एक्टिव पावर को क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाई। यूनिट क्या होती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वॉट। वहीं पे एक्टिव पावर की जगह जब हम रिएक्टिव पावर लिखते हैं क्यू, रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिघातित या अक्रिय रूप से जो फॉल्स पावर होती है वो होती है वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई। और इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, वी का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और आई का मतलब होता है एम्पियर। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर। और एक्टिव पावर का अगर यूनिट लिखना है, वॉट भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, वॉल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, वोल्ट एम्पियर के बाद हम लिखेंगे वोल्ट एम्पियर के बाद यहां लिखेंगे आर। आर का अर्थ होता है बेटा रिएक्टिव, आर का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव। तो वी ए आर, अगर आपको कहीं भी यूनिट दिखाई देता है वी ए आर, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें तो आप इसको हटा दो, कहा गया, एक्टिव पावर, इसको लिखेंगे एक्टिव पावर यानी कि ये वास्तविक पावर है ऊपर वाला, और यह अवास्तविक यानी कि जिसको हमने कहा रिएक्टिव पावर है। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है। अब तीसरा क्या बचा हमारे पास, तीसरा है आभासी पावर एस, और वो इनका समेशन होता है, तो इसको बोलते हैं, इसको फॉर्मूले से निकालो, तो इसको लिख, इसका जो यूनिट होता है आभासी पावर का, इसको निकालने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल हम ये करते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है। अगर हमको P का मान पता है, Q का मान पता है, तो S का मान निकाल लेंगे, और यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। एक हम आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, मान लो ये एक्टिव पावर है, मान लो ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, तो आप समझ गए ना कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, कर्ण का वर्ग स्क्वायर कैसे करते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एंगल है फाई, और यहां पे हो गया एपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति।
आभासी शक्ति। ठीक है, तो इसको मैंने अगर बोला P, ये है Q और ये है S, तो S स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होगा। तो यहां से आता है S स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।